हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर फिज़िक्स का है, जो कि क्लास 11 का है। चैप्टर नेम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, आपका कवर हो जाएगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन, वॉल्यूम वगैरह क्या है। तो एकदम बेसिक से बेसिक इंट्रोडक्शन आपका जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, जो हमने लास्ट के भी वीडियोस में पढ़ा हुआ है, इलास्टिसिटी वगैरह, परफेक्ट इलास्टिसिटी क्या होता है। ये सारी भी चीज़ें इसमें जो है आपकी कवर हो जाएगी। हुक्स लॉ है जो न्यू कॉन्सेप्ट है, यंग्स मॉड्यूलस है। ये थोड़ा आपको नया यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बल्क मॉड्यूलस वगैरह है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसको जो है लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम लोग बेसिक डेफिनेशन से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे टर्म है वो डिफॉर्मेशन है यहाँ पे। डिफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता ही है, बेसिक टर्म, हम उसको पहले लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। डिफॉर्मेशन वो होता है जहाँ पे आपको एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई होता है, एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से आपका जो बॉडी है वो श्रिंक होता है या सिकुड़ता है। और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है। तो डिफॉर्मेशन में जो है वो और भी कॉम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द चेंज इन शेप और साइज और बोथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है अभी। अगला टर्म जो है हमारे पास यहाँ पे इलास्टिसिटी, बराबर। इलास्टिसिटी क्या है यहाँ पे? If a body regains its original shape and size after removal of the deforming force, it is called an elastic body and the property is called elasticity. तो पहला तो हमारा हो गया डिफॉर्मेशन, अभी यहाँ पे हमने डिफॉर्मेशन देख लिया, राइट। नेक्स्ट है हमारा अभी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर आपने मान लो कोई भी चीज़ को एक्सटर्नल फोर्स से उसको जो कंप्रेस कर लिया और अगेन उसने उसका जो शेप जो है रीगेन कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने स्पंज का बॉल हाथ में लिया है और उसको ज़ोर से दबा लिया, और बाद में दबाने के बाद अगर आपने उसको रिटर्न छोड़ दिया तो वो वापस जो है उसका शेप जो है रीगेन कर लेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी बोलते हैं, बराबर। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक। इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इफ़ अ बॉडी रिगेन्स इट ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली एंड इंस्टेंटेनियसली अपॉन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, देन इट इज़ सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। तो इसका भी एग्जांपल आपको पता होगा। तो जैसे कि अगर मैं बता दूं, बलून की बात करूं, तो बलून को जैसे ही आप दबाओगे तो वो कुछ देर तक तो दब जाएगा, फिर लेकिन जैसे ही आप उस बलून को छोड़ दोगे तो वो परफेक्टली इलास्टिक है। वैसा ही अपना शेप जो है वापस रिकेन कर लेगा विदाउट लॉस ऑफ एयर। हाँ, विदाउट लॉस ऑफ एयर जो है उसका प्रॉपर जो टेक्सचर है, जो साइज़ है, जो उसका टाइटनेस है, वो वापस वही शेप को जो है रिगेन कर लेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे यहाँ पे। अभी हम आगे बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस जो है और स्ट्रेन जो है, ये जो अप्लाई होता है इलास्टिक बॉडी पर होता है। कैसे होता है उसका टर्मिनोलॉजी हम लोग समझेंगे। तो आगे और पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड अंडर एन अप्लाइड फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्सेस आर सेट अप इंटरनली। करेक्ट है। अगर जैसे ही डिफॉर्म हो रहा है कोई चीज़ और अगर वो रिफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है तो उसको जो है इंटरनल फोर्स मिल रहा है, बराबर। जैसे स्पंज के बॉल को हमने दबा लिया, प्रेस कर लिया, तो वो जो है इंटरनल फोर्स की वजह से अपना जो साइज़ जो है प्रॉपर वो रिगेन करता है यहाँ पर। दे अपोज चेंज इन शेप और साइज ऑफ बॉडी व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट और साइज डिफॉर्मिंग फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जितना ज़ोर से हम प्रेस कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, उतने ही ज़ोर से उतने ही फोर्स या प्रेशर से जो है अपना जो शेप वो रिगेन कर रहा है। उसी चीज़ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के टर्म में। स्ट्रेस का एक छोटा सा डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर ही समझ लीजिए उसको। लेकिन वो स्ट्रेस होता क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। स्ट्रेस यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स है, यानी इंटरनल रिस्टोरिंग।
रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोर होना यानी जो साइज़ जो है उसका रीगेन करना, वापस जो है उसके ओरिजिनल साइज़ में आना, तो उसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे, करेक्ट। सो एफ इज़ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सटर्नल जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स भी होता है और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी को आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना ज़रा भी। सो एसआई यूनिट जो है रिस्टोरिंग फोर्स का और डिफॉर्मिंग फोर्स का दोनों का सेम होने वाला है, जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है हमारा, और डायमेंशन उसका जो होता है आपको पता है LMT⁻², करेक्ट है। सो द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया का क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया जो है आपका स्ट्रेस ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन आपका जो है यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया जो है वो प्रेशर है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग उसको, kg/s² डिवाइड बाय एरिया यानी मीटर स्क्वायर होगा। तो ये जो है कैंसिल होके r⁻⁻1 आ जाएगा। तो आपका जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, L⁻⁻1 m1t⁻²। सो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ समझ जाएगा। सो स्ट्रेन, अगला जो है स्ट्रेन है। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिमेंशन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डिमेंशन। अभी ये चीज़ को ध्यान से समझिए, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डिमेंशन ऑफ द बॉडी, चेंज इन डिमेंशन ऑफ द बॉडी यानी कोई चीज़ जो है, अगर आप कुछ स्लाइम ले लो या गम ले लो, तो अगर उसका आपने कुछ जो है इलोंगेट करने की कोशिश किया आपने, या तो फिर आपने फोर्स जो है वो अप्लाई किया, तो इस केस में क्या होगा, उसका जो लेंथ है उसको हम ΔL बोलेंगे या जो भी आप बोलो। तो ये जो है चेंज इन डिमेंशन है, राइट, ΔL, और L जो होगा उसका वो क्या होगा, ये जो होगा उसका ओरिजिनल होगा यहाँ पे। सो ये ओरिजिनल लेंथ है यहाँ पर जो भी उसका बॉडी का है, और ΔL कुछ भी हो सकता है आपका। एरिया जो है वो यहाँ पे जो है कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है, समझ गए आप। तो इस चीज़ को, ये टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्ट्रेन बोलते हैं, जिसका ऐसा यूनिट तो नल होता है क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, बट आपको एक कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, कॉन्स्टेंट टर्म इन द टर्म्स ऑफ नंबर। तो उसका कुछ एक वैल्यू जनरेट होगा यहाँ पे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। ओके, सो जैसे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन देखा, वैसे ही कुछ टर्म है, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ हम समझेंगे इस डायग्राम के ज़रिए। तो पहला आप देख रहे हो टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ध्यान से एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए डायग्राम को आप। अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस में बात करूँ तो ये जो है मेरा ओरिजिनल बॉडी है, यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं किया है, और ये वो बॉडी है जहाँ पे जो है छेड़खानी किया गया है, फोर्स अप्लाई किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, यानी कि प्रेशर जो है वो अप्लाई हुआ है, उसके कारण जो है इसका थोड़ा सा पार्ट जो है यहाँ पर बड़ा हुआ है, यानी फोर्स अप्लाई होने की वजह से थोड़ा सा एलोंगेट हुआ है, या जो भी हुआ आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जो है उतना एक्स्ट्रा पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ΔL बोलेंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट है। यानी जो ओरिजिनल पार्ट है वो तो L हो गया हमारा, एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन ओरिजिनल डिमेंशन, यानी कि ΔL बोलेंगे। सो करेक्ट। सो समझते हैं यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस को। तो ये जो है यहाँ पे ये डायग्राम में जो आप देख रहे हो वो बेसिकली एक वायर है जो कि परपेंडिकुलर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से अलोंग इट्स लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे एलोंगेशन हो रहा है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। दिस प्रोसेस एंड एलोंगेशन इन द वायर एंड लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस अकॉर्डिंगली। तो समझ गए आप, एरिया जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन वो एलोंगेशन प्रोसेस है यहाँ पे। सो एलोंगेशन होने की वजह से इस पे जो वॉल्यूम स्ट्रेस लग रहा है वो क्या हो रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। सो अभी एक और आप देख रहे हो कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ है इसका वो जो है कम हो चुका है, और यहाँ पे जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा है, यानी कि इसका एरिया यहाँ पे क्या हुआ है, छोटा हो गया है इसका एरिया। तो फटाक से पढ़ लेते हैं क्या है ये। व्हेन अ रॉड इज पुश्ड एट टू एंड्स विथ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इट्स लेंथ डिक्रीजेस, करेक्ट है। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो कंप्रेसिव स्ट्रेस भी अगेन वही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो टर्मिनोलॉजी, एसआई यूनिट, सब डिमेंशन वगैरह सब सेम है, बट आपको समझना है यहाँ पर एलोंगेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है, वो ज़रूरी है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म।
सो अब हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। सो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? सो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय अ टेंसाइल डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन। करेक्ट। सो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे स्ट्रेस देखा हमने, स्ट्रेन देखा, स्ट्रेन कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से एरिया जो है वो बढ़ भी सकता है और एरिया जो है वो कम भी हो सकता है, राइट। सो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेन बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर ओरिजिनल लेंथ है एंड डेल्टा एल इस चेंज इन लेंथ ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ पे अप्लाई कौन सा हो रहा है? ये टर्म को आपको याद रखना है और एग्जाम में मेंशन करना है। ये जो की टर्म्स है इसको आप जो है एग्जाम में मेंशन करोगे, आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। सो ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो है ये टर्म आपको आंसर में ज़रूर एक्सप्लेन करना है। सो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। सब चीज़ में यही आएगा, कोई अलग नहीं होगा। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। सो देखते हैं इसका आगे। सो ये तो आप समझ गए इतना अभी, सॉरी, ओके। सो when a deforming force acting on a body produces change in its volume, the stress is called volume stress and the strain produced is called volume strain। तो जैसा हम देख रहे हैं अब तक कंप्रेसिव स्ट्रेस है या फिर जो वॉल्यूम स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन है, सब एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे जो प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, राइट। सो द वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो अभी ये नेक्स्ट टर्म जो है वॉल्यूम स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये भी हम लोग समझते हैं। तो ये भी क्या है? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एंटायर सरफेस ऑफ बॉडी। इट एक्ट्स नॉर्मली एंड यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, सच अ स्ट्रेस विच प्रोड्यूसेस चेंज इन साइज बट नो चेंज इन शेप। समझ गए आप? मान लीजिए ये जो है ये भी स्क्वायर है और ये जो है ये भी स्क्वायर है, तो चेंज इन साइज हुआ, ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो है छोटे से बड़ा हुआ, ये जो है बिग साइज है, ये स्मॉल साइज है, बट शेप जो है वही का वही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके का बॉक्स या स्क्वायर, आप इसको समझ सकते हो, इस पर अगर मैंने जो है कुछ फोर्स अप्लाई किया है या स्ट्रेस आप समझ सकते हो, तो वो अप्लाई करने के बाद बॉडी अगर कुछ चेंज हो जाता है तो ये स्क्वायर की जगह पे रेक्टेंगल हो जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना एरिया जो है। सो इसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग जो है कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? जो लास्ट टाइम हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था ये वाला आएगा। ये टर्म आप देख लीजिए एक और बार। सो ये टेंसाइल स्ट्रेस हमने जो बोला था वो आएगा यहाँ पर, करेक्ट। सो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग आगे का टॉपिक क्या है। सो शेयरिंग स्ट्रेस अभी देखते हैं हम लोग। सो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? टेंजेंशियल फोर्स। तो इसका भी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। दिस फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन शेप ऑफ बॉडी विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। यानी जो दिस फोर्स प्रोड्यूस चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, इसका जो शेप है वो चेंज हो जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। यानी साइज़ उतना ही है, साइज़ का यूनिट जो है वो सेम ही है, बट शेप उसका चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया अगर मैं आपको कह दूँ 24 स्क्वायर यूनिट्स है, तो इसका भी जो है सेम है 24 स्क्वायर यूनिट्स। बट यहाँ पे फ़र्क जो ये है कि ये थोड़ा आपका लंबा हो गया है, इलोंगेट हो गया है, यानी स्क्वायर से रेक्टेंगल में ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शेयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे, करेक्ट। सो इस पे जो फोर्स होता है उसको हम टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो अभी उसका एक्टिविटी समझते हैं, टेंजेंशियल फोर्स होता कैसे है। सो ये देखिए, टेंजेंशियल फोर्स इज पैरेलल टू द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द ब्लॉक। तो ये जो है एग्जैक्टली पैरेलल होता है। मान लीजिए अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ किया है, सो एग्जैक्टली यही सेम लाइन सेम एंगल में सब एज इट इज़ ड्रॉ किया आपने, जो कि पैरेलल है, तो वैसे ही फोर्स अप्लाई होना। लाइक अगर ये जो आप स्क्वायर ब्लॉक देख रहे हो, सो वैसा ही सेम फोर्स अप्लाई होना है इस पर, यहाँ पर। तो वो क्या है? टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सी है, ये सी डैश है, ये जो है डेल्टा एल है यहाँ पे, तो ये चेंज इन ओरिजिनल डिमेंशन हो गया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जहाँ पे ये दोनों सेम है, बस अपर 2 पॉइंट्स जो है वो चेंज हो गया है। सो यहाँ पे कंडीशन ये है, एंगल एक आपका फॉर्म हो रहा है, आप थीटा एंगल देख सकते हो, बट ये जो है डायरेक्शन एकदम पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे।
तो द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप ड्यू टू अप्लाइड टेंजेंशियल फोर्स इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखो अगर आप एग्ज़ाम में ये टर्म ये जो डेफिनेशन है आप लिखोगे तो 100% आपको जो है फुल चांस से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको जो है इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करना है जहाँ पे आपको बताना है सेम ही ऑब्जेक्ट है बट एक एंगल फॉर्म हो चुका है अगर आप यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हो तो बिल्कुल चांसेस नहीं है कि आपके मार्क्स कट हो। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे। सो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो आपको एंड तक देखिए तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हुक्स लॉ देखते हैं अभी। सो हुक्स लॉ क्या होता है तो सबसे पहले बता दूँ, रॉबर्ट हुक नाम का एक बंदा था जो इंग्लिश फिजिसिस्ट था जिसने जो है स्टडी किया था ये सब चीज़। उसने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था वायर को लेकर जहाँ पे उसने स्ट्रेन स्ट्रेस सब कुछ हर कुछ अप्लाई करके देखा और उसने उस लॉ को नाम दिया हुक्स लॉ। तो जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। कांस्टेंट वैल्यू यानी ये क्या होगा, सिर्फ चेंज इन वैल्यू होगा, डिमेंशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सो द कांस्टेंट इज कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये टर्म आपको याद रखना है, ये की टर्म है। सो the constant is called the modulus of elasticity. The modulus of elasticity of a मटेरियल इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। सो अभी आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हो जहाँ पे जो है स्ट्रेस भी अप्लाई हो रहा है स्ट्रेन भी अप्लाई हो रहा है, तो ग्राफ जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो कांस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। जो ग्रोथ के साथ स्ट्रेन हो रहा है उसी ग्रोथ के साथ जो है स्ट्रेस भी हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो इसकी वजह से आपको कांस्टेंट ग्राफ देखने को मिल रहा है, यानी कि एक शार्प ग्राफ। अगर आप कुछ इस तरीके का वेरिएबल ग्राफ देखते हो तो आपको समझना है कुछ पॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा है और स्ट्रेन कम है, या तो फिर कुछ पॉइंट पे स्ट्रेस जो है वो कम है बट स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा है। तो वो हिसाब से आपको जो है जजमेंट लगाना है। तो आप समझ गए यहाँ पे हुक्स लॉ क्या बताना चाह रहा है। बेसिकली वो बोल रहा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो एक कांस्टेंट है। तो अभी यंग्स मॉड्यूलस हम देखते हैं। यंग्स मॉड्यूलस सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला चीज़ है ये, तो ध्यान से पढ़िए इसको। इट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटल वायर, रॉड, बीम एक्सेट्रा। तो ये भी चीज़ जो है वायर वगैरह पे जो है अप्लाई की गई थी यहाँ पर ड्यू टू अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस हम देखते हैं क्या होता है। तो ये भी जो है फोर्स अपॉन एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो फोर्स अपॉन एरिया हो गया आपका। सो mg है फोर्स आपका, एरिया जो है पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो अप्लाई किया है सर्कल क्यों मान लीजिए आप इसमें वायर कंसिडर करते हो, तो इसका जो आप अंदर का पोर्शन देख रहे हो, मैं 3D में तो इसको नहीं बता सकता आपको बट आप कंसिडर कीजिए ये वाला जो चीज़ है अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो ये एक सर्कल ही है। और इसकी अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये एरिया कौन सा होगा, इसका पाई आर स्क्वायर होगा। आई होप आप समझ रहे होगे। इसमें रेडियस भी है, यहाँ पे आर जो आप देख रहे हो तो इसका रेडियस भी कैलकुलेट होता है। सो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगेन वही बात आ गई, सब जगह पर वही चीज़ है। सो एल अपॉन एल आप देख सकते हो। तो यंग्स मॉड्यूलस इज रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखो आप समझ लो सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर भी है, तो आपको समझना है इस चीज़ को। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या हो गया यहाँ पे mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये जो देख रहे हो आप ये क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ये स्ट्रेस यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दिया बराबर। और पाई आर स्क्वायर एल आप देख रहे हो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल जो भी है। सो ये क्या हो गया आपका एरिया हो गया यहाँ पे। सो फोर्स अपॉन एरिया जो होता है आपका वो क्या होता है, प्रेशर होता है, बट यहाँ पे स्ट्रेस देख रहे हो आप और ये पाई आर स्क्वायर एल है। सो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, यंग्स मॉड्यूलस हो गया, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। सो यंग्स मॉड्यूलस का जो है ये यानी फोर्स अपॉन एरिया जो देख रहे हो आप,
वो प्रेशर है यानी कि, और इसका डायमेंशन जो है वो L⁻⁻⁴ m1 और T⁻⁻² है। तो ये वाला आपने देखा ना, फोर्स अपॉन एरिया, और ये वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है। सो फोर्स अपॉन एरिया अगेन क्या हो गया आपका, प्रेशर हो गया। तो इसका डायमेंशन यूनिट जो है वो कौन सा होगा, प्रेशर का होगा। करेक्ट, आई होप आप समझ गए होंगे ये। ओके, सो अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखते हैं आपको गिवन टर्म क्या दिया गया है। सो एक जो वायर है उसका लेंथ है 4.5 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है आपको। कॉपर वायर दूसरा आपको दिया है 5 मीटर, उसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है आपको। और आपको बोला गया है यहाँ पर फाइंड द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। तो सब कुछ दिया गया है, तो यार सॉल्व कर दो किस बात की दे रही है यहाँ पे। तो फोर्स अपॉन एरिया और L/L आप देख रहे हो यहाँ पे। सो फोर्स देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो ये देखो आपको गिवन टर्म समझ गया ना। पहले गिवन टर्म कभी भी समझ लेना है। 4.5 मीटर आपने देखा यहाँ पे वायर का जो लेंथ है, उसके अलावा 3 × 10⁻⁻5 आपने देखा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका। तो F/A आप अप्लाई करोगे यहाँ पे जो है। सो F/A जो है इसका यहाँ पे ये देखिए ये वाला है, और 4.5 जो आपने देखा वो उसका लेंथ है, राइट। सो अभी जो आपके पास टर्म, अभी कॉपर के लिए आपको देखना है सेम चीज़ जो है। सो सेम चीज़ कॉपर के लिए क्या दिया गया है आपको, पहला जो हमने देखा वो ब्रास के लिए था, अभी जो है वो कॉपर के लिए। सो 5 मीटर वैल्यू है और 4 × ये गिवन है, सब क्वेश्चन में ही है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, आपको खाली क्या करना है, इसको अभी रिलेट करना है, इक्वेट करना है। तो इसमें भी आपने जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको मॉड्यूलस ऑफ बी यानी ब्रास और कॉपर को डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा यहाँ पे इस टर्म में आएगा। ये सॉल्व गिवन डेटा है आपके पास, सब कुछ है यहाँ पे, आपको खाली समझना है जो भी है। सो ये आ गया, और इसका आंसर फाइनल आंसर है 1.2 है। तो आपको इसका रेगुलर जो है प्रैक्टिस करना होगा, सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बल्क मॉड्यूलस के साथ। सो इट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेटेड टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आप देख सकते हो जो भी मॉड्यूलस टर्म्स है वहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है एक की टर्म देख रहे हो आप, और डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो एक की टर्म आप देख रहे हो यहाँ पर, करेक्ट। सो यहाँ पे जो ये है वॉल्यूम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम स्ट्रेन यानी क्या होता है, dV/V। ये निगेटिव टर्म में है, क्योंकि निगेटिव टर्म में है यानी कि उसका जो एरिया है वो ऑब्वियसली जो कंप्रेस हो रहा है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। कंप्रेस होना यानी डिक्रीज होना होता है अगेन। सो मॉड्यूलस क्या बोलता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इसका जो है वो कांस्टेंट आएगा, के आएगा, तो dP/dV/V। सो इज इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म लिखा है V dP/dV। सो मॉड्यूलस यानी ये जो हो गया ये प्रेशर हो गया, इसका ऐसा यूनिट जो है प्रेशर का आएगा जो भी आएगा, और कांस्टेंट जो है यहाँ पर के है। तो ऐसा यूनिट देख लीजिए, अभी ये सेम ही है, फोर्स अपॉन एरिया वाला ही जो है ऐसा यूनिट यहाँ पर दिया है। तो इतना आपको एग्जाम में वो मेंशन करना है, आपको 100% मार्क्स मिल जाएगा। अगला हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट टू बल्क मॉड्यूलस। अपोजिट नहीं बोलेंगे, रेसिप्रोकल बोलेंगे। सो 1 बल्क मॉड्यूलस जो होगा आपका कंप्रेसिबिलिटी होगा यहाँ पे। तो इसका डायमेंशन जो है उसका रेसिप्रोकल कर लेना है आपको, समझ गए आप लोग। सो अभी एक और एग्जांपल है हमारे पास, तो हम लोग समझते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो गिवन डेटा हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या, मेटल क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, साइड दिया है 1 मीटर यहाँ पे आपको, यानी यहाँ पे अगर आप देख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है 1 मीटर क्यूब, वो हम लोग आगे आते हैं उस चीज़ पे। फोर्स एक्ट नॉर्मली ऑन द होल सरफेस ऑफ क्यूब एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस बाय, ये वॉल्यूम से वो चेंज हो रहा है। तो ये जो आएगा dV आएगा, इसको हम V से नहीं लिखेंगे, dV लिखेंगे, राइट, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम है। और आपको अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि बल्क मॉड्यूलस दिया है 6.6 × 10⁻10, करेक्ट है, सेम है, बस आपको फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया तो आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी वैल्यूज़ है सब्स्टिट्यूट कर देना है। dP को एक साइड ले लिया, हमारे पास k का टर्म दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, dV का टर्म दिया हुआ है ये भी आप देख सकते हो, और V जो है हमारा 1 मीटर क्यूब। सिंपली बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ईजी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए, समझने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ईजी हो जाएगी।
तो अगला आता है पॉइजन्स रेशियो। सो पॉइजन्स रेशियो को भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए समझेंगे। सो देखते हैं, सपोज अ वायर इज़ फिक्स्ड एट वन एंड एंड अ फोर्स इज अप्लाइड एट इट्स फ्री एंड। अगर एक बाजू से फिक्स किया है उसको, मान लीजिए यहाँ से फिक्स किया है और फोर्स जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सो दैट द वायर गेट स्ट्रेच। बराबर है, वायर तो स्ट्रेच होना ही है इस केस में। लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज एंड एट द सेम टाइम इट्स डायामीटर डिक्रीज। डायामीटर डिक्रीज होना यानी क्या होता है, ये सर्कल है, ये इसका रेडियस है और डबल द रेडियस यानी डायामीटर होता है। डायामीटर डिक्रीज होना अगर मैं बोलूँ तो ये श्रिंक हो जा रहा है, सर्कल छोटा हो जाएगा उस केस में। तो अगर ये फिक्स्ड एरिया है, यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो ये बड़ा है, यहाँ पे डायामीटर इसका बड़ा है और दूसरे एंड पे भी उसका डायामीटर जो है सेम है। लेकिन अगर मैं इसको जो है खींच लेता हूँ, यहाँ के मतलब पीछे की तरफ जो है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उसको पुल कर रहा हूँ, उसको मैं खींच रहा हूँ, तो उसकी वजह से उसका जो फ्री एंड है, ये स्पेस जो है छोटा हो जा रहा है लंबाई होने के कारण। तो यहाँ पे डायामीटर जो है ऑब्वियसली जो डिक्रीज हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे ये टर्म आप देख सकते हो, इससे आपको समझ जाएगा। ये इसका लेंथ है, ये डेल एल है। डेल एल यानी क्या हो गया, चेंज इन इट्स ओरिजिनल डिमेंशन। ये डेल आर है, हर पॉइंट पे डेल आर जो है आपका चेंज होगा, क्योंकि जैसे खींचोगे यहाँ पे थोड़ा रेडियस कम होगा, यहाँ पे थोड़ा रेडियस कम होगा, यहाँ पे थोड़ा रेडियस कम होगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होगा। आई होप बातों को समझने की कोशिश करो तो सबसे बेटर समझ जाओगे। सो हम लोग लीनियर स्ट्रेन देखते हैं क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन डिमेंशन टू ओरिजिनल डिमेंशन। अगेन वही सब चीज़, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स में हम क्या बोलेंगे, उसको लीनियर स्ट्रेन बोलेंगे। सो लैटरल स्ट्रेन भी होता है, ये क्या होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे हमने जो पहले देखा लीनियर स्ट्रेन में, वो क्या था, वहाँ पे क्या था, डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में था। और यहाँ पे आप देख रहे हो वो कौन सा है, वो परपेंडिकुलर अप्लाइड फोर्स है। समझ गए। सो विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड द पॉइजन्स रेशियो। उसको हम लोग सिग्मा से जो है डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डी अपॉन डी और होल डिवाइडेड बाय एल अपॉन एल है। सो लैटरल स्ट्रेन क्या हो गया, डी अपॉन डी है, यानी डी अपॉन डी आप बोलो तो लाइक चेंज इन डिमेंशन अपॉन ओरिजिनल, वैसे ही सेम एल अपॉन एल हो गया। तो इसको जो है आपका ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो पॉइजन्स रेशियो का जो है कोई यूनिट नहीं होता, अगेन ये कांस्टेंट होता है। सो इतना आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखने के लिए हमको क्या है, सिर्फ एक ग्राफ को समझना होगा यहाँ पे। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एग्जांपल लिया है हमने एक मेटल वायर के थ्रू। सो मेटल वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट एंड स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग लोड टू इट्स लोअर एंड। द लोड इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, लोड जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है इन स्मॉल स्टेप्स अंटिल द वायर ब्रेक्स। समझ रहे हो आप, यानी एक एंड पे जो है अगर मैं बोल दूँ रिजिड सपोर्ट दिया है, पकड़ लिया है, टाइट है, जो भी है, और दूसरे एंड से जो है उस पर लोड दिया जा रहा है, कंटिन्यूस लोड को जो है बढ़ा दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो है एक एलोंगेशन जो है प्रोसेस हो रहा है। द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर इज मेजर्ड ड्यूरिंग इट्स स्टेप। बराबर है, हर पॉइंट के लिए जो है आप मेजर कर सकते हो एलोंगेशन को। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोटेड फॉर ईच लोड एंड अ ग्राफ इज ड्रॉन बाय टेकिंग टेंसाइल स्ट्रेन अलोंग एक्स एक्सिस एंड टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में जो देख रहे हो आप लोग वो क्या है, स्ट्रेन है, सॉरी वो है स्ट्रेस है, और आप एक्स एक्सिस पे देख रहे हो वो क्या है, वो स्ट्रेन है, राइट। सो अब प्रोपोर्शनल लिमिट टर्म एक देख पा रहे हो, इलास्टिक बिहेवियर देख पा रहे हो, परमानेंट सेट है, प्लास्टिक बिहेवियर है। तो ये मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ अभी क्या है। तो यहाँ पे आप पॉइंट ओ देख रहे हो, ग्रेजुअली जो है इंक्रीज़ हो रहा है और ये इसका इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद जो है लोड अप्लाई हो रहा है हर एक पॉइंट पे, आप देख रहे हो जहाँ पे भी एरो ड्रॉ किया है हर एक पॉइंट पे जो है लोड अप्लाई हो रहा है, और ये जो है फ्रैक्चर पॉइंट है या मैं कहूँ ब्रेकिंग पॉइंट हो रहा है। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में आप देख रहे हो यहाँ पे जो ग्राफ
ग्राफ है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो ये जो है एक वेरिएबल परफॉर्मेंस है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, कांस्टेंट इंक्रीज़ होता है, बट हर पॉइंट पे लोड अलग अलग होने की वजह से उसको एक फ्रैक्चर पॉइंट भी मिलता है, और वो फ्रैक्चर पॉइंट यानी एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहाँ पे जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेस जो है अप्लाई होता है। परमानेंट सेट आप देख रहे हो यहाँ पे जो है, और ये पॉइंट अगर मैं बोल दूँ एक तो एक रिजिड सपोर्ट है वो आप देख रहे हो। ई जो है यहाँ पे जो है आपका हर स्ट्रेन हो रहा है ना, यहाँ पे स्ट्रेन हो रहा है यानी क्या है, चेंज इन ओरिजिनल डिमेंशन हो गया अगेन, और हर पॉइंट पे लोड जो है वेरिएबल है, तो यहाँ पे आपको फ्रैक्चर पॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझना है। एग्ज़ाम में अगेन मैं बताता हूँ, ग्राफ में ये सब चीज़ लिखना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, आपका आंसर का वेटेज बढ़ जाता है इसके थ्रू। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात आती है तभी आपको ये ड्रॉ करना है। हालांकि एग्ज़ाम में अब तक इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस चीज़ का, बट फिर भी ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का आप ग्राफ बनाते हो तो आपको वेटेज आंसर में ज़्यादा मिलता है, इतना आप नोटिस कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारा लास्ट है, तो ये देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगर हम वर्क डन की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि हम प्रेशर के टर्म में यहाँ पर बात करते हैं, वर्क डन बहुत सारे टर्म्स में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है स्ट्रेस स्ट्रेन की इसमें बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूँ। यहाँ पे इसका जो फंडा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन सबको पता है। और यहाँ पे वर्क डन में डिमेंशन में बात करूँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉड्यूलस है, एरिया है, एक्स है, एल है। सो फोर्स इनटू एरिया इनटू डी एक्स किया है। सो ये आप समझ, फोर्स इनटू लेंथ बोलूँ तो क्या हो गया, अगर मैं फोर्स इनटू लेंथ की बात करूँ तो वो वर्क डन हो जाता है। तो अगेन यहाँ पे डिमेंशन आप चेक करो तो वही हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इसको 0 to 1 तक, यानी मिनिमम से लेके फाइनल पॉइंट तक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। सो ये जो है प्रेशर है, प्रेशर इनटू एरिया क्या होता है आपका, फोर्स होता है। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, प्रेशर इनटू एरिया जो है फोर्स होता है, और ये एक्स और एल टर्म जो है कैंसिल हो रहा है और डी एक्स है। सो फोर्स इनटू लेंथ क्या हो गया आपका, वर्क डन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है आपका एक्स डी एक्स है, तो याद रखो इसको इंटीग्रेट करना है आपको। सो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप, x का क्या होता है ये वाला इंटीग्रेशन में अगर मैं बोलूँ आपको, सो ये होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, राइट। आपको पता ही है, बेसिक चीज़ है सब। तो ये इतना कर लिया, ये तो मैथमेटिकल पार्ट है, आप इतना समझ सकते हो। तो उसके बाद आपको टर्म मिलेगा ये वाला कांस्टेंट, आप देख सकते हो ये प्रेशर मिल गया आपको, यानी कि ये यंग्स मॉड्यूलस या जो भी आप बोलो इसको, y का टर्म जो है यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ स्क्वायर अपॉन 12, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये प्रेशर इंटू एरिया, ये आपका फोर्स हो गया। तो इन्होंने सिंपली लिख दिया यहाँ पे 1/2f इंटू एल। सो ये एल तो वो एज इट इज़ एल ही है, लेकिन यहाँ पे जो एल है वो चेंज हो रहा है, यानी ये एल और ये एल जो है कैंसिल हो रहा है। तो लोड इंटू एक्सटेंशन हो गया वो। सो स्ट्रेन क्या है, हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, समझ गया आपको, यानी स्ट्रेन एनर्जी है, एक वर्क डन हो गया, आप समझ सकते हो। सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो वो क्या होगा अगेन यहाँ पे। सो जो टर्म है हमारा हाफ इंटू एफ एल वो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल ये हो गया। सो एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन एल। तो याद रखना ये कांस्टेंट आंसर रहेगा, वैल्यू रहेगा जिसका कोई ऐसा यूनिट नहीं है। सो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम हो गया हमारा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट क्या हो गया यहाँ पे, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा y हो गया यहाँ पे। सो स्ट्रेस इक्वल्स टू y इंटू स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइड बाय y। कुछ नहीं है, सेम है, बस आपको क्या है चेंज कर रहे हो, LHS से RHS में लेकर जा रहे हो। आपको ये काम यहाँ पे आएगा स्ट्रेन स्क्वायर कन्वर्ट करने के बाद। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे हाफ, सो ये y जो आपने देखा यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। सो हम लोग इसको लिख देते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और मल्टीप्लाई बाय क्या किया है, स्ट्रेन स्क्वायर किया है। सो स्ट्रेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, यानी ये स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस हो गया अगेन
बराबर। सो स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस क्या हो गया आपका, और एक स्ट्रेन तो नीचे का कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आप ऊपर जो था स्ट्रेन स्क्वायर था, आप समझ गए मैंने कैसे किया। सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आप कैसे लिखोगे, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई। ये चीज़ को अगर आप डायमेंशनल यूनिट के साथ समझोगे तो आपको ईजिली समझेगा। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। सो थैंक यू एंड बाय बाय।